रोहन नगर राज्य में एक गरीब मेहनती किसान रामू रहता था। उसका लड़का अशोक कोई भी काम काज नहीं करता था। वो दिन भर बस गांव में घूमा करता था। बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें भी उगाई है, अब कुछ कामकाज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका ही फर्ज है। अपने फर्ज को निभाओ, मैं तो कुछ कामकाज नहीं करूँगा। ये कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, मैं तो अशोक को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर अशोक के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज अशोक को दरबार में बुलाकर डांट डपट कर उसे सही राह पर ला देंगे। शायद तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन रामू रोहन नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा। दुआई है महाराज, दुआई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम है अशोक। इस आस के साथ कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड चाव से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा अशोक मेरा कोई काम नहीं करता। वो दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटरगस्तियाँ करता रहता है। मेरे समझाने पर कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और अशोक को हमारे सामने पेश करो। सैनिक ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही अशोक को लेने के लिए चला गया। अशोक, क्या ये तुम्हारे पिता है? हाँ महाराज, ये मेरे पिता है। बताइए, क्या बात हो गई? क्यों रे अशोक, तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? महाराज, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं और कामकाज सीखने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। अशोक, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अशोक ने हैरान होते हुए कहा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोरों के बस का तो ये काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। अशोक, तुम मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की ये बात सुनकर अशोक को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। ये राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए तब पिता ने कहा, चलो अशोक, घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कहता हूँ पिताजी। भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धाम करूँ या ना करूँ, परंतु मैं आपके पास नहीं आऊँगा, ये बात पक्की है। ये कहते हुए अशोक वहाँ से चला गया। अशोक के जाने के बाद रामू सोचने लगा, जाने भी दो, इसको जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस लौट आएगा। इधर अशोक नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा।
रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर अशोक एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी और अशोक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। अशोक ने पेड़ से नीचे झांका तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और उसके सामने हीरे सोने की अशर्फियां और मोतियों से भरी हुई एक थैली खुली पड़ी थी। वो अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ अशोक ये समझ गया कि अवश्य ही ये कोई चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ पर आ गया है। खास इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अशोक इन्हीं सोच विचार में डूब गया और उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वो फिसल कर पेड़ के नीचे आ गिरा। अरे कौन हो और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों बैठे थे? मेरा नाम अशोक है और मैं घर से रूठकर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब अशोक ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर वो चोर मन ही मन में सोचने लगा, ये लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। अशोक, मेरा नाम सुरेश चोर है। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? हाँ अशोक, चोरी का काम करके तुम जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा शमशेर सिंह से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। बात तो आप ठीक कहते हो, मुझे आपकी ये बात मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलवन के जंगल में है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वो दोनों सुरेश के घर की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वो दोनों उसके घर पहुंच गए। अशोक, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी के गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश अशोक। उधर अशोक के माता पिता अशोक के लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे। खास मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने अशोक की बेइज्जती नहीं करवाई होती तो वो आज हमारे पास होता। पता नहीं वो भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। फिर सुबह होने पर चोर अशोक को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। अशोक, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर सुरेश चोर ने अशोक को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए। अशोक ने सुरेश चोर के साथ मिलकर कई जगह पर चोरियां की और वो एक के बाद एक कई चोरियां करता गया। अब वो एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन अशोक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, मैं रोहन नगर के राजा शमशेर सिंह के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? मैं ठीक कहता हूँ गुरु। शमशेर सिंह ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई काम काज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते अशोक ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया और वहाँ चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। फिर राजा चिट्ठी लेकर उसे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा था, राजा शमशेर सिंह, याद करो एक दिन आपने भरे दरबार में मुझे अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आप खोलकर अच्छी तरह से देख लो, मैंने आपका खजाना चोरी कर लिया। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा,
ओ, तो ये उस अशोक का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। सैनिकों, रामू किसान के घर जाकर अशोक को पकड़कर लेकर आओ। सैनिक बिना समय गवाए रामू किसान की झोपड़ी पर गया। रामू, तुम्हारा बेटा अशोक कहाँ पर है? वो तो कई महीनों से घर नहीं आया। झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के मामले के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छुपा रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी के माल के साथ? हाँ, चोरी का मामला। उसने राजा के खजाने में चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। हो मेरे मालिक, इसका मतलब कि मेरा बेटा अशोक चोर बन गया है। सैनिक ने जब अशोक को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह अशोक की जगह पर उसके माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गया। ये क्या है? अशोक की जगह पर तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, अशोक वहाँ पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं पर छिपा रखा होगा। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद अशोक और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। फिर एक दिन जब अशोक और उसका गुरु चोरी करके वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वे दोनों गांव में ही एक दरवाजा खटखटाने लगे तो अंदर से आवाज आई। अरे भाई, कौन है जो इतनी रात को बारिश में दरवाजा खटखटा रहा है? हम परदेसी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है? मालिक ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले लिया। हमारे यहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप लोग बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। अशोक ने जब सेठ की बेटी को देखा तो अशोक उसके ऊपर मोहित हो गया। जब अशोक और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो अशोक ने अपने गुरु से कहा, गुरु, ये लड़की मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा। मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। श्रीमान जी, ये मेरा बेटा अशोक है। मेरे पास लाखों की संपत्ति है। नील वन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? कुछ नहीं, इसे कुछ करने की आवश्यकता भी क्या है? इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका पुत्र कुछ काम धंधा या कारीगरी जानता भी है। यदि जानता है तो क्या? मेरे पुत्र ने कभी कोई काम धंधा या कारीगरी नहीं सीखी। इसे कुछ सीखने या जानने की आवश्यकता भी क्या है? ये मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है। मेरे मरने के बाद सभी कुछ इसी का ही तो होगा। माफ कीजिए श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी सुलेखा का विवाह नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी बेटी नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना सीखा हो, क्योंकि धन दौलत तो मेरे पास भी बहुत है। अच्छा, तो ये बात है। तब सुरेश और अशोक घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहाँ से चल दिए। अशोक, तुमने सुन लिया सेठ अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है? कुछ भी हो गुरु, मैं हर हालत में सुलेखा से विवाह करूंगा। लेकिन कैसे? सुलेखा के पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। गुरु, मैं किसी रात को सुलेखा के घर पर हमला करूंगा और सुलेखा को बलपूर्वक अपने साथ ले आऊंगा। ऐसा अनर्थ कभी ना करना अशोक। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाओगे तो उसके साथ विवाह करने के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि तुम सचमुच ही सुलेखा के साथ विवाह करना चाहते हो तो चोरी के अलावा तुम्हें कुछ और कामकाज भी सीखना चाहिए, तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। आप ठीक कहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही घर जाइए
मैं इसी समय कोई ना कोई काम धंधा सीखने का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, मैं नील वन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला गया और अशोक भी एक गांव में जा पहुँचा और एक सुनार की दुकान पर गया। सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप ये काम मुझे सिखाएंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? दिन? अरे भले माना 3-4 वर्ष लग सकते हैं। ओह, मैं इतने दिन धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे आप 3-4 दिनों में ही ये काम सिखा दीजिए। लगता है तू कोई मूर्ख है, तू मेरा काम नहीं सीख सकता। जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। अशोक बहुत ही कम दिनों में कोई न कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया, हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। अशोक हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़ बुन में जब वो जा रहा था तो देखा कि कुछ मजदूर सर पर अनाज की बोरियां ले जा रहे थे। उन्हें देखकर अशोक सोचने लगा, मजदूरी ऐसी कला है जो बिना सीखे ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। ऐसा सोचकर अशोक भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होने पर अशोक को उसकी मजदूरी मिल गई। पैसे लेकर अशोक सीधा सुलेखा के घर की ओर निकल गया। मैंने आज ही आपके कहे अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। ये पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे? मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले ही दिन अशोक और सुलेखा का विवाह हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद सुलेखा के पिता सुलेखा से मिलने के लिए उसके घर गए। अशोक बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करनी ही है तो किसी दूसरे के यहाँ क्यों करते हो? अपने खेतों में ही मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अशोक बेटा, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम रोहन नगर के एक किसान के बेटे हो। मोहन की ये बात सुनकर अशोक थोड़ा हैरान हो गया। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर राहगीर बनकर आए थे और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद आए थे और वो तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया था। शायद आप ठीक कहते हैं गुरुजी। यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूँ तो आप क्या मुझे इसकी आज्ञा देंगे? क्यों नहीं दूंगा। तुम चाहो तो आज ही और इसी समय ही चोरी छोड़ सकते हो। तो फिर गुरुजी, मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा शमशेर सिंह के खजाने से चुराया था। सुरेश ने वो सारा धन अशोक को दे दिया। अशोक उस धन को और अपनी पत्नी को लेकर अपने रोहन नगर की ओर चला गया। अपने नगर पहुंचकर वो सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने आया हूँ। अरे, ये अनहोनी कैसे हो गई? परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। अशोक ने लूटा हुआ सारा धन महाराज को लौटा दिया और बदले में महाराज ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब अशोक अपने काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। अब वो अपने पूरे परिवार के साथ एक शांतिमय और सुखमय जीवन बिताने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।